इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत 3 का पहला पाठ और आज आप सब बच्चों का भी कक्षा 8 में है पहला दिन। तो चलो बच्चों, ध्यान लगाकर शुरू करते हैं आज की कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि। सबसे पहले करते हैं कविता का सस्वर पठन। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जिनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। छायावादी कवि अपनी कविताओं में प्रकृति का अनुपम चित्रण करते हैं और एक इनकी कविता की खास बात क्या होती है कि इनकी कविता में एक दूसरे भाव भी छिपे रहते हैं जिनके माध्यम से ये हमें संदेश देते हैं। अभी जो हमने कविता पढ़ी जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, तो पहले थोड़ा वसंत ऋतु के बारे में जान लेते हैं। वसंत ऋतु हमारी मुख्य 6 ऋतुओं में से सबसे अच्छी ऋतु होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है, इसीलिए वसंत को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड। वसंत ऋतु से पहले पतझड़ और ठंड का मौसम रहता है, जिससे सब लोग परेशान रहते हैं, पेड़ पौधे सूखे रहते हैं। वसंत के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों से नई कोंपलें फूट पड़ती हैं, चारों तरफ हरियाली, फूलों से भरी क्यारी व पेड़ दिखाई देने लगते हैं, जिनको देखकर मन में नई ऊर्जा व उमंग का संचार होता है। तो इस कविता में कवि का मन भी ऐसे ही नई ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ है और इस वसंत ऋतु के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका शीर्षक क्या रखा? ध्वनि। ऐसा क्यों? ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज, मधुर संगीतमय आवाज। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दूर से आती आवाज जिसको हम अपने कानों से सुनते हैं ध्वनि कहलाती है, लेकिन यहाँ कवि ने अपने अंतर्मन से आती यानी अपने अंदर की आवाज को सुना है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में चारों तरफ खुशनुमा वातावरण बन जाता है। वसंत ऋतु के आगमन से हमारे जीवन में खुशियां, ताजगी और एक नयापन आ जाता है, जिससे हमारा मन व मस्तिष्क प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत गुंजायमान होने का अनुभव होता है। इसीलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक ध्वनि रखा होगा। तभी समझ आया इस कविता का शीर्षक ध्वनि क्यों रखा। अब करते हैं इसका सरल अर्थ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल। तो इन पंक्तियों में
कवि एक आशावादी व उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति है, जो कहते हैं कि उनकी मृत्यु, वो कह रहे हैं ना कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी उनकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जीवन में कोमल मधुर वसंत का आगमन हो गया है। यहाँ वसंत का तात्पर्य क्या है कि उनके जीवन में खुशियां आई हैं, ताजगी आई है, नयापन आया है। जिस प्रकार वसंत के मौसम में जो मुरझाए हुए पौधे थे, जो सूखी डालियां थी, उन पर भी अब नई कोंपलें आ गई हैं, चारों तरफ हरियाली छा गई है, जिनको देखकर लेखक के मन में खुशियों का संचार हुआ है। वही भाव आज कवि महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कवि कई दिनों से किसी बात को लेकर उदास रहे हों। कवि ने अपने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, जिन्होंने कवि को बहुत हताश व निराश किया होगा। लेकिन आज कवि इस हताशा व निराशा पर विजय प्राप्त करके एक नए जोश व उत्साह के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए कवि कह रहा है कि उनके जीवन में अभी तो खुशियों का संचार हुआ है, यानी मुझे अभी तो बहुत काम करने हैं, अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है। यहाँ अंत का एक अर्थ दूसरा भी है। अगर कोई व्यक्ति निराशा में डूब जाए, अंधेरे में डूब जाए, तो उसका भी अंत हुआ ही समझो। एक अंत यहाँ मृत्यु से है, और यहाँ अंत ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति हताश व निराश हो, यानी वो जीने की उम्मीद खो बैठा हो, उसे भी मरा हुआ ही समझा जाता है, यानी उसका भी अंत हुआ ही समझो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों पर पत्तियों का आना शुरू हो जाता है, फिर फूल, फल व बीज बनने का कार्य शुरू हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी युवा काल अभी आया है, यानी उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है, उसका मन उत्साह व उमंगों से भरा हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात यानी पत्ता, गात यानी शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष का प्रातःकाल। इन पंक्तियों में कवि एक आशावादी व्यक्ति है, जो जीवन की कठिनाइयों से परेशान न होकर उनसे डटकर लड़ने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। वसंत के आगमन पर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते, नई डालियां, कलियां आ जाती हैं, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कवि वसंत रूपी जीवन में अपने स्वप्निल हाथों से निद्रा से भरी कलियों पर, यानी सोई हुई इन कलियों पर स्वयं हाथ फेरकर एक नई सुबह, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, एक नई सुबह का आह्वान करना चाहता है। कवि ने यहाँ कलियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। जो नवयुवक निद्रा की अवस्था में हैं, अर्थात जो आलसी व उदास हो गए हैं, उनको जगाकर उनमें जोश भरना चाहते हैं, ताकि वो कुछ कार्य करें। कवि अपने स्वप्निल हाथों से हाथ फेरकर उनमें व्याप्त निराशा व आलस्य की भावना को दूर करना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, वृक्ष की डालियां नए कोमल पत्तों व कलियों से ढक जाती हैं, उनमें नव जीवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग व जोश का संचार हो गया है। इसलिए वे भी अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहते हैं। साथ ही वह अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। अर्थात वह निराशा तथा आलस में डूबे हुए नव युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित कर वसंत के मौसम की तरह उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि युवा पीढ़ी समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकें, और जिनमें उत्साह होगा वही अच्छे कार्य और अच्छी तरह से कर पाएंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस,
लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। यहाँ पर तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, और लालसा का कुछ पाने की चाह है, अभिलाषा या इच्छा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसके जीवन में आशा व उत्साह का संचार हुआ है। वसंत रूपी उत्साह को वह पुष्प में संचार कर देना चाहता है। पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उसके आलस्य को छीनकर उसमें पुष्पों में आशा रूपी अमृत का संचार कर देगा। जीवन में विकास व प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उन पुष्पों को राह दिखाएगा, ताकि वे भी कवि के समान ही उनका जीवन भी महक उठे। अर्थात यहाँ पुष्प से कवि का अर्थ पुष्प रूपी नवयुवकों से है, जो आलस्य से भरे हैं। उन्हें जागृत कर नवीन जीवन का अमृत भर देना चाहता है। अर्थात कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देना चाहते हैं। कवि सोए व अलसाए पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी उनको सींचने को तत्पर है। अर्थात कवि अपनी रचनाओं के द्वारा पुष्प रूपी इन आलसी, निष्क्रिय और निरुत्साहित नवयुवकों के जीवन के आलस्य व उदासी छीनकर उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते हैं, ताकि वो जागरूक व कर्मशील बने, उनमें नई ऊर्जा भरना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ द्वार का अर्थ क्या है? रास्ता, और अनंत का जिसका कोई अंत ना हो। कवि चाहता है कि हमारी युवा पीढ़ी फूलों की तरह ही अनंत काल तक अपने अच्छे कार्यों से समाज व देश को प्रगतिशील बनाए। यहाँ पर है मेरे वे जहां अनंत, यानी फूल अनंत काल तक कैसे महक व सौंदर्य को बिखेरते हैं। जैसे वसंत में फूल खिले, अब वो फल में बदलेंगे, फिर आगे बीजों में, और बीजों से फिर नए वृक्ष का सृजन। तो इसी प्रकार कवि भी युवा पीढ़ी को अपने हाथों से उनको द्वार यानी उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? अपनी रचनाओं के माध्यम से आलस्य व निराशा से भरी युवा पीढ़ी में जोश व उमंग भरकर उन्हें सृजनशील बनाना चाहते हैं, ताकि वे राष्ट्र का उत्थान कर सकें। कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मैंने कुछ करने की सोची है। कवि चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार मैं भी हर युवक को कर्मशील होने का रास्ता दिखा दूं, ताकि वो भी अपने सुकार्यों से परिवार, समाज व देश के कल्याण में अनंत काल तक वृद्धि करे। अपने जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहते हैं, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा। तो इस तरह से ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी। अभी हम इसका भावार्थ एक बार फिर से समझते हैं। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी व सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु के माध्यम से नव युवकों यानी हमारी युवा पीढ़ी को उत्साह व उमंग के साथ आशावादी जीवन जीने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ उत्साह व उमंग का माहौल बन जाता है। उसी प्रकार कवि भी ऐसा ही जोश हमारी युवा पीढ़ी में जगाना चाहते हैं, और वे ये कार्य अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वयं करना चाहते हैं, ताकि वे यानी युवा भी पुष्पों की तरह अनंत काल तक समाज को उत्कर्ष दिशा प्रदान कर सके। कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। भाषा सरल है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इस कविता के प्रश्न उत्तरों को इसके भाग 2 में करेंगे।
अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।